Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So मॉर्निंग में एक सेशन हुआ था डे 9 सेशन जो कि कल का था बट हो नहीं पाया था इसलिए मॉर्निंग में हमें करना पड़ा. अभी हम लोग सेम टाइम 5 PM ये सेशन कर रहे हैं. दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम 30 डेज 30 सेशन सीरीज चल रही है जहाँ पर हम लोग इग्नू के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. नाउ इग्नू मटेरियल इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, गेट की कर रहे हो या फिर CUET PG की. इग्नू इज़ द ओनली सोर्स जिस पे आप लोग रिलाई कर सकते हो. इग्नू में सब कुछ तो नहीं है बट हाँ मेजर चीज़ें आपकी इग्नू से कवर हो सकती हैं. इसके बाद अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप बुक्स पढ़ सकते हो बट इग्नू के थ्रू काफ़ी चीज़ें हैं जो आपकी कवर हो जाएंगी एग्जाम ओरिएंटेड. ओके ना, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है सो दैट एग्जाम में आपको पता हो कि क्वेश्चन आएगा तो कैसे हमें सॉल्व करना है, राइट. और एक प्रैक्टिस भी रहेगी, एवरी डे 20 क्वेश्चंस करोगे तो ब्रेन उस मोड में रहेगा कि वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके. ओके तो स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास में भी 20 क्वेश्चंस हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं और आप लोगों को पता है आफ्टर दिस सेशन आपको कमेंट में मुझे बताना है कि 20 में से आपके कितने मार्क्स आए. ओके सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1. हु डेवलप्ड एन आइडियल टाइप ऑफ पीजेंट सोसाइटी. पीजेंट सोसाइटी का आइडियल टाइप किसने बनाया. अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे बट आई वांट टू सी कि आप लोग क्या आंसर दोगे. थियोडोर शेनिन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, डैनियल थॉर्नर. सब लोग मुझे आंसर दो चैट में. द करेक्ट आंसर इज ए. दोज ऑफ यू हु गेव ए आंसर, वेरी गुड. पीजेंट सोसाइटी को एक आइडियल टाइप की तरह डेवलप किया था थियोडोर शेनिन ने, नॉट मैक्स वेबर. मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी, अथॉरिटी इन सब पे बात की है, ठीक है, बट नॉट ऑन पीजेंट सोसाइटी. प्लीज रिमेंबर थियोडोर शेनिन की एक बुक भी है, पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटीज, वेरी इंपॉर्टेंट बुक. इस बुक का नाम भी याद रखना, ठीक है, एग्जाम में ये बुक आती है. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज द टर्म रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन रिफर टू. रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन से हम लोग क्या समझते हैं. The technological advancement in agricultural tools, social relationships formed during the production process such as those between owners and laborers, the exchange of goods in free market economy या फिर the distribution of finished products among consumers. What is the meaning of relation of production? Very easy question. Very easy question. कार्ल मार्क्स के चैप्टर में आई होप आप सबने पढ़ा होगा ये रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन. द करेक्ट आंसर इज बी. जिन लोगों ने बी आंसर दिया है, वेरी गुड. रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में यही होता है कि किस तरह के सोशल रिलेशंस बनते हैं हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम पे, ठीक है, जिसमें कि हम देख सकते हैं ओनर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, हैव नॉट, बुर्जुआ, प्रोलेटेरिएट, ये सब कार्ल मार्क्स के दिए हुए रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, राइट. सो प्लीज रिमेंबर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखो. व्हाट डज GNP मेजर. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या मेजर करता है. द टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर इन अ ईयर. द टोटल इनकम अर्नड बाय इंडिविजुअल इन अ कंट्री रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन. द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन अ फाइनेंशियल ईयर. या फिर द टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, यूजुअली 1 year. Which is the best suited definition you can say of GNP, gross national product. Those of you who are in my batch, foundation batch, आप लोगों को इसका आंसर पता होगा. I want you guys to give me the correct answer. इकोनॉमी एंड सोसाइटी या फिर इकोनॉमी एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन में हम लोगों ने GNP के बारे में पढ़ा है. नाउ बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक टर्म्स आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं, सिर्फ बेसिक टर्म्स आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है. सो क्या होगा करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज डी. प्लीज रिमेंबर गाइज, GNP में हम लोग टोटल फ्लो ऑफ गुड्स को मेजर करते हैं, ठीक है, और ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड जैसे कि 1 year तक. ओके क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डज द टर्म सोशल ब्रॉडली रिफर्स टू. सोशल टर्म का मतलब क्या होता है. The individual experiences of human beings in isolation, relationships between human beings, their collective experience, and various aspects of everyday life, such as education, politics, and economy, only political and economic interaction among individuals, या फिर the biological characteristics of human being. What will be the correct answer? Very easy question. Social में काफ़ी कुछ आ जाता है. The correct answer is B. रिलेशनशिप्स आते हैं, कलेक्टिव एक्सपीरियंस आते हैं, एवरीडे लाइफ में जैसे
एजुकेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें हैं जो सोशल वर्ड में आ सकती हैं, ठीक है। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स इन आइसोलेशन, तो ये सोशल में नहीं आएगा। आई थिंक दिस विल कम इन साइकोलॉजी, राइट, या फिर जहाँ पर हम किसी एक सिंगल पर्सन की बात कर रहे हो, इंडिविजुअल की बात कर रहे हो। सिर्फ पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इंटरेक्शन की बात नहीं होती है, या सिर्फ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं होती है। ओके, सो सोशल में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्लीज रिमेंबर द करेक्ट आंसर विल बी बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। विच इज करेक्ट अबाउट लाइफ चांसेस बाय वेबर। आप सबको पता है कि लाइफ चांसेस के बारे में बात करते हैं वेबर। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो सही होगा इसके बारे में? Opportunities an individual got during the various stages of his or her life. Weber found that life chances was an important aspect of caste formation, a process of give and take characterized by mutual dependence, या फिर struggle between various owners for profit. What will be the correct answer? The correct answer is ए। वेरी गुड, जिन्होंने ए आंसर दिया है। लाइफ चांसेस का मतलब होता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज किस तरह की आ रही हैं, ठीक है, किस तरह का अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, दैट इज योर लाइफ चांसेस। नाउ बाकी के स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। वेबर फाउंड दैट लाइफ चांसेस वाज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कास्ट फॉर्मेशन, सो इट इज इनकरेक्ट। वेबर ये नहीं बोलते हैं, जबकि वेबर बोलते हैं दैट इट इज अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्लास फॉर्मेशन। ओके, आपके पास किस तरह के अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके कैसे लाइफ चांसेस हैं, इस पर डिपेंड करेगा आपका क्लास। ओके, अ प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूचुअल डिपेंडेंस, तो यहाँ पर बात हो रही है एक्सचेंज की। ओके, स्ट्रगल बिटवीन वेरियस ओनर्स फॉर प्रॉफिट, सो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर बात हो रही है कंपटीशन की, राइट। आपने देखा होगा सारे कंपनीज आपस में कंपटीशन में होते हैं, क्योंकि उनका जो मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट, और जो ज़्यादा अच्छा करेगा उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट सिस्टम। इसमें से कौन सा है जो कास्ट सिस्टम के फीचर्स को बता रहा है? Political affiliation, religious conversion and individual choice in social hierarchy, temporary membership, random social mixing and lack of occupational ties, open class mobility, exogamy, equal social interaction, flexible occupations, या फिर hereditary membership, endogamy, social distance, caste consciousness and occupational specialization. Read the question very carefully and answer. द करेक्ट आंसर इज डी। जिन्होंने डी आंसर दिया है, वेरी गुड। नाउ यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कास्ट कॉन्शियसनेस पे। तो कास्ट कॉन्शियसनेस का मतलब है कि आपको अपनी कास्ट के बारे में पता होगा। जैसे हम लोग क्लास कॉन्शियसनेस पढ़ते हैं ना, व्हेन वी स्टडी अबाउट कार्ल मार्क्स, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे उनके अंदर क्लास कॉन्शियसनेस नहीं होती है, इसीलिए क्लास स्ट्रगल नहीं हो रहा होता है, इसीलिए क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा होता है, राइट। बट जब उनके अंदर क्लास कॉन्शियसनेस आ जाती है, तब उनका जो प्रॉपर यू कैन से स्ट्रगल है वो स्टार्ट होता है, राइट ना। यहाँ पर बाकी के ऑप्शंस देखो, पॉलिटिकल एफिलिएशन, रिलीजियस कन्वर्जन की बात नहीं होती है कहीं पर भी कास्ट में, टेम्परेरी मेंबरशिप नहीं होती है, सोशल मिक्सिंग, ये सब गलत है, ठीक है। ओपन क्लास मोबिलिटी, एक्सोगेमी, सो एक्सोगेमी नहीं होती है कास्ट में, गाइस प्लीज रिमेंबर। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, हेरिडेटरी मेंबरशिप होता है, एंडोगेमी होता है, सोशल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है, यानी एक कास्ट और दूसरी कास्ट के बीच में एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, डिस्टेंस देखने को मिलता है, कास्ट कॉन्शियसनेस होता है, और ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होता है, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 7, read the question very carefully. A student body of a large college is a secondary group as they interact as students. People working in a factory are also example of an secondary group as they relate to each other as worker. So students और worker basically क्या हैं? Primary group है या फिर secondary group है? Very easy question. सब लोग इसका आंसर दो, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? हिंदी वाले भी देख लो क्वेश्चन। The correct answer is A,
बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टूडेंट्स और वर्कर हमेशा सेकेंडरी ग्रुप होंगे। अगर ऐसा लिखा होता कि दी स्टूडेंट्स आर फ्रेंड्स टू ईच अदर तो वो प्राइमरी हो जाता। फ्रेंड्स हमारे प्राइमरी होते हैं, प्लीज़ रिमेंबर, ठीक है, क्योंकि उनके साथ हमारा इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, क्लोज रिलेशनशिप होता है, ठीक है। वर्कर, स्टूडेंट्स, ये सारे सेकेंडरी में आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड टोनिस मीन बाय द टर्म जेमिनी शाफ्ट? जेमिनी शाफ्ट, जेसल शाफ्ट, यहाँ से क्वेश्चन आता है गाइज। क्या होगा इसका आंसर? अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन इम्पर्सनल रिलेशनशिप, अ कम्युनल और ट्रेडिशनल सोसाइटी कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज पर्सनल बॉन्ड्स, अ पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन इकोनॉमिक लिबरलिज्म, या फिर अ सोसाइटी ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड। मैंने आपको हमेशा बताया है जेमिनी शाफ्ट और जेसल शाफ्ट को याद करने का एक ही तरीका है। देखो, जेमिनी में एम आ रहा है तो मतलब कम्युनिटी, ओके, और जेसल शाफ्ट में एस आ रहा है तो इसको याद कर लो एज सोसाइटी या फिर एसोसिएशन, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हो। देखो, कम्युनिटी में हम लोग बात करते हैं क्लोज पर्सनल बॉन्ड्स की, कम्युनल की, ट्रेडिशनल सोसाइटी की, राइट। बट जेसल शाफ्ट में हम लोग किसकी बात करते हैं? ये वाला जेसल शाफ्ट है, अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इम्पर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। सो दिस इज जेसल शाफ्ट एंड दिस इज जेमिनी। ओके गाइस, प्लीज रिमेंबर, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ये ऐसे इजी टॉपिक्स तो आपको बिल्कुल गलत नहीं करने चाहिए एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, this embodies the customs, rights, and beliefs of a group of a people. It includes both material such as houses, pots, coins, as well as non-material जैसे कि values, beliefs, norms, etc. अभी क्वेश्चन तो बहुत इजी है, सुबह ही हम लोगों ने इस पे पढ़ा है। द करेक्ट आंसर इज सी। प्लीज रिमेंबर, कल्चर के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज याद रखो, कल्चर में कस्टम, राइट, बिलीव सब आ जाता है। हाउस, पॉट्स, कॉइन ये सब मटेरियल है, और जो नॉन मटेरियल है वो है वैल्यू, बिलीफ और नॉर्म्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर की फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी? इनमें से कौन से हैं जो मॉडर्न सोसाइटी के फीचर्स हैं? चलो, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो। प्रॉफिट मोटिव प्रोडक्शन बाय बिग कैपिटलिस्ट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, हाई अर्बन पॉपुलेशन, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, सबसिस्टेंस फार्मिंग, रूरल डोमिनेंस, absence of bureaucracy and low literacy rates, traditional occupations, lack of industrialization, community based decision making, या फिर small scale economy, absence of technology, minimal urbanization. What will be the correct answer? द करेक्ट आंसर इज ए। जिन लोगों ने ए आंसर दिया है, वेरी गुड। जब हम लोग मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रॉफिट मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी एक मॉडर्न सोसाइटी हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होता है, हाई अर्बन पॉपुलेशन होता है, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, और एजुकेशन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही होती है। बी में देखो क्या है, सबसिस्टेंस फार्मिंग। सो सबसिस्टेंस फार्मिंग रूरल सोसाइटी में होती है, ना कि मॉडर्न सोसाइटी में। ट्रेडिशनल सोसाइटी का फीचर भी ये हो सकता है। सबसिस्टेंस फार्मिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर एग्रीकल्चर, राइट। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन इज ऑल्सो अ की फीचर ऑफ योर ट्रेडिशनल सोसाइटी, ठीक है। स्मॉल स्केल इकोनॉमी भी मॉडर्न सोसाइटी में नहीं होती है, लार्ज स्केल इकोनॉमी होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, डैश आर इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस एमंग ट्राइबल सोसाइटी? इसमें से कौन सा है जो ट्राइबल सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है? प्लीज रिमेंबर गाइज, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट, यूथ डॉर्मेट्रीज, शॉपिंग मॉल्स, या फिर कॉर्पोरेट ऑफिसेस? नाउ दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शंस मुझे और टफ लगाने चाहिए थे, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू रिमेंबर दिस, दैट इज वाई मैंने ईजी रखा है। मैं चाहती हूँ एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रहें। द करेक्ट आंसर इज बी। ऑफ कोर्स सब लोगों ने आई थिंक सही आंसर ही दिया होगा। यूथ डॉर्मेट्री क्या होता है? यूथ डॉर्मेट्री एक तरह का कम्युनल लिविंग स्पेस होता है, ओके।
जहाँ पर जो भी ट्राइब के मेंबर्स होते हैं वो साथ में रहते हैं, ठीक है। सो ट्राइबल सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर भी है और इंस्टीट्यूशन भी है यूथ डॉर्मेट्री, ओके। Question number 12. Whenever someone moves away from the accepted norms and behaves differently, that behavior may be regarded as what? Innate behavior, learned behavior, adaptive behavior, deviant behavior. जब भी कोई इंसान एक्सेप्टेड नॉर्म्स और बिहेवियर से अलग बिहेव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो। द करेक्ट आंसर इज डी। वेरी गुड, जिन्होंने डी आंसर दिया है, इट इज डेविएंट बिहेवियर। डेविएंट बिहेवियर बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है नॉर्म्स से, प्लीज़ रिमेंबर, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। डेविएंस को समझने के लिए हमें पहले तो नॉर्म्स को समझना पड़ेगा। हर सोसाइटी के नॉर्म्स अलग अलग होते हैं, इसीलिए हर सोसाइटी में जो डेविएंस बिहेवियर होगा वो भी अलग अलग तरीके का होगा, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 13. डैश इज द एक्ट ऑफ एक्सक्लूडिंग समवन फ्रॉम अ ग्रुप और सोसाइटी। किसी को ग्रुप से या सोसाइटी से एक्सक्लूड करना या फिर बैनिश करना उनको उनकी होम कंट्री से। इट कैन ऑल्सो मीन टू इंटेंशनली अवॉइड समबडी, किसी को बहुत ज़्यादा अवॉइड कर देना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? रैशनलिज्म, ऑस्ट्रेसिज्म, सोशलाइजेशन या फिर इंक्लूजन। ना अगर आप लोग हिंदी में ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको बहुत आराम से आंसर इसका पता चल जाएगा। द करेक्ट आंसर इज बी। किसी का कहते हैं ना बहिष्कार करना, किसी को बिल्कुल इग्नोर कर देना, उसको वैल्यू ना देना, दैट इज ऑस्ट्रेसिज्म, ठीक है। ये नया वर्ड है, याद रखना, इग्नू में मेंशन था, सो इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14. विच इज इनकरेक्ट अबाउट टोडास। टोडा ट्राइब, आई होप यू गाइज नो, टोडास पे स्टडी किया था WHR रिवर्स, राइट, ये भी याद रखना ना। टोडास के फीचर के बारे में हम देखेंगे अभी, इसमें से आपको क्या इनकरेक्ट है वो बताना है, ठीक है। द टोडा इन तमिलनाडु प्रैक्टिस पॉलीएंड्री। Among the Toda, the husband of women need not be brothers. Multiplicity of husband raises the problem of paternity of the child. The Toda solved this problem by the performance of bow and arrow ceremony. What will be the correct answer? अच्छा, डी भी है, none of the above. अच्छा, यहाँ पर अगर तुम लोग सर्च करोगे ना इसके बारे में तो तुम लोगों को दिखाएगा कि इसमें जैसे लिखा है टोडा, जो हस्बैंड्स होंगे टोडा में वाइफ के, ज़रूरी नहीं है कि वो साथ में ब्रदर्स हों, बट तुम लोगों को गूगल पे दिखाएगा कि फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री होती है, ठीक है। सो देखो, टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा चेंज भी होता है, इग्नू नोट्स बहुत ओल्ड हैं, पुराने हैं, इसलिए इसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन है, बट ये गलत नहीं है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। द करेक्ट आंसर इज डी। सारी चीज़ें सही हैं, कुछ भी गलत नहीं है। जो टोटास तमिलनाडु में हमें मिलते हैं वो पॉलीएंड्रस होते हैं, प्लीज़ रिमेंबर, ओके। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि वो जो हस्बैंड्स हैं वो साथ में ब्रदर्स हों, और मल्टीप्लिसिटी ऑफ हस्बैंड की वजह से पैटर्निटी में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए बो एंड एरो सेरेमनी होती है, तो ये चीज़ भी याद रखना, ओके। एग्जाम में पूछ सकते हैं बो एंड एरो सेरेमनी कहाँ पे होती है, प्लीज़ रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 15. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द सेन सोसाइटी। सेन सोसाइटी किसकी बुक है? इस तरह के अनकॉमन क्वेश्चंस आते हैं गाइस, सो प्लीज़ मेक नोट। एरिक फ्रॉम, कार्ल मेनहाइम, पिट्रिम सोरोकिन या फिर स्पेंगलर। द करेक्ट आंसर इज ए। प्लीज रिमेंबर, इट इज एरिक फ्रॉम, जिन्होंने ये बुक लिखी थी, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 16. Dash political system is one in which there is a recognized head, a chief और a king. इसमें से कौन सा ऐसा political system है जहाँ पर कोई head होता है, कोई chief होता है या कोई king होता है? Syphilis, asyphilis, democracy, oligarchy. The correct answer is, the correct option is A, that is syphilis. Also asyphilis का मतलब होता है कि कोई head नहीं है, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पर कोई हेड ही नहीं है, ठीक है। डेमोक्रेसी यू ऑल नो। ओलिगार्की का मतलब होता है रूल बाय फ्यू, ठीक है, जैसे कुछ लोग जब रूल करते हैं, दैट इज रूल बाय फ्यू, ओके, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 17. विच इज इनकरेक्ट अबाउट कूला रिंग। इट इज अ स्टडी ऑफ मेलिनोस्की, a system of ritual and social exchange of valued objects among members. In Kula exchange, objects are not bargained for, they are gifted and received ritually. All of the above. इनमें से कूला रिंग के बारे में क्या चीज़ है जो इनकरेक्ट है, गलत है?
द करेक्ट आंसर इज डी। जिन्होंने डी आंसर दिया है, वेरी गुड। मेलिनोस्की ने स्टडी किया था कूला रिंग पे, राइट। आपको ये पता होगा, ट्रोब्रियन आइलैंड पे इन्होंने स्टडी किया था, राइट। इन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे भी स्टडी किया था, ठीक है, ये भी याद रखना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ट्रोब्रियन पीपल, ओके। प्लीज रिमेंबर। और कूला रिंग के बारे में भी यही बात करते हैं। तो ये एक तरह का एक्सचेंज होता है, यहाँ पर कोई बार्गेनिंग वगैरह नहीं होती है, ठीक है। सेरिमोनियल एक्सचेंज होता है, ये भी याद रखना। ओके, प्लीज रिमेंबर। एक चीज और याद रखना इसके रिलेटेड कि क्लॉकवाइज रेड शेल नेकलेस मूव कर रहे होते हैं। ये भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज वाइट आर्म शेल्स, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखना कि ये एक सेरेमोनियल एक्सचेंज है जहाँ पर ऐसे एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है, सर्कुलर। सो याद रखना ये। सो क्लॉकवाइज होगा तो रेड शेल नेकलेस एक्सचेंज हो रहा होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वाइट आर्म शेल। यहाँ से क्वेश्चन आता है, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, which is defined as a broad goal oriented behavior which is firmly established। किस बारे में बात हो रही है यहाँ पे? सोशल ग्रुप, सोशल कम्युनिटी, सोशल इंस्टीट्यूशन या फिर सोशल कैटेगरी? द करेक्ट आंसर इज सी। हमेशा याद रखो कि सोशल इंस्टीट्यूशन एक ब्रॉड टर्म है, एक ऐसा टर्म है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, बहुत सारे नॉर्म्स वैल्यूज हमें सोशल इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही पता चलते हैं, राइट। सो इट इज़ अ ब्रॉड टर्म। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कभी कभी दैट इट इज़ अ एस्टैब्लिश्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर। क्या है ये एस्टैब्लिश्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर? जैसे हमें पता होता है सभी को कि फैमिली में कैसे बिहेव करना है, राइट। आपको अपने मम्मी के साथ कैसे ट्रीटमेंट करना है, आपके पापा के साथ कैसा ट्रीटमेंट करना है, राइट। फैमिली के कुछ बिहेवियर हैं जो सबके अंदर सेम होंगे। इसके अलावा एजुकेशन में भी ऐसा होता है, रिलीजन में भी सेम यही चीज़ होती है कि कुछ पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है जो कि स्टैब्लिश्ड होता है, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस। और ये सारी चीज़ें एक तरीके से वी कैन से दे प्रोवाइड फ्रेमवर्क ऑल्सो। ओके, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज पॉलिटिसाइजेशन मीन्स? पॉलिटिसाइजेशन क्या होता है? पॉलिटिक्स से बना है ये पॉलिटिसाइजेशन, ठीक है। टर्निंग एन इशू, आइडिया और इवेंट इनटू पॉलिटिकल मैटर, मेकिंग इट पार्ट ऑफ डिबेट, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कशंस रिलेटेड टू पावर एंड पॉलिसीज, रिमूविंग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या फिर स्टडिंग पॉलिटिक्स, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिबेट्स ऑन पॉलिटिकल मैटर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ए। क्यों? क्योंकि पॉलिटिसाइजेशन का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज़ को जब हम पॉलिटिक्स से ऐड कर देते हैं, पॉलिटिक्स से जोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं राजनीतिकरण, यानी पॉलिटिसाइजेशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। काफ़ी इजी क्वेश्चन थे आज की क्लास में। आई होप आप लोगों के 20 आउट ऑफ 20 आए होंगे। हु इज एसोसिएटेड विद द टर्म हरिजन एलीट? नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरिजन गांधी जी ने यूज़ किया था, गिरिजन भी गांधी जी ने यूज़ किया था। नाउ यू गाइज हैव टू टेल मी कि गांधी जी ने हरिजन और गिरिजन ये किसके लिए यूज़ किया था? दो अलग अलग वर्ड्स थे। और हरिजन एलीट के बारे में बात कौन करता है? द करेक्ट आंसर इज ए, प्लीज रिमेंबर। सच्चिदानंद ने बात की है हरिजन एलीट के बारे में, ठीक है। ये बात करते हैं अपनी एक फेमस बुक में, हरिजन एलीट नाम की इनकी एक फेमस बुक है, एंड उसमें इन्होंने स्टडी किया है ऑन एलीट एमंग शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। इन्होंने उसमें पढ़ा है कि कैसे शेड्यूल्ड कास्ट में भी कुछ लोग हैं जो एलीट में आते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को 20 क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कितना स्कोर आया, ओके। नाउ आई एम वेरी टायर्ड, मैं ये क्लास लगा के सोने जा रही हूँ। सो गुड नाइट ऑल्सो। एंड अगर सोशोलॉजी स्टूडेंट हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना,
ठीक है, और जितना भी कंटेंट है वो देख लेना अगर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो तो। ओके, दिस इज़ द टेलीग्राम जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। ये है ऐप, इसको भी डाउनलोड कर लो। बहुत सारे नए कोर्सेज वगैरह इसमें अभी आएंगे। दिस इज़ वर्क इन प्रोग्रेस थिंग, अभी इस पर काम चल रहा है। एक कोर्स है अभी जो मैनेज कर रही हूँ मैं, जिसका नाम है CUET PG के लिए फाउंडेशन कोर्स। सो जो लोग CUET PG की प्रिपरेशन कर रहे हो, इफ़ यू गाइज हैव नो आइडिया कहाँ से क्या पढ़ना है, अभी भी टाइम है, अच्छे से कोर्स को लेके पढ़ सकते हो। 75 to 80 क्लासेज ही हैं, बहुत ज़्यादा क्लासेज नहीं हैं, तो चीज़ों को कवर कर सकते हो कंसिडरिंग की डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। ठीक है, चलो कल मिलते हैं फिर डे 11 में, और कोशिश करूँगी मैं कि ज़्यादा क्वेश्चंस हों, अगर नहीं हो पाएंगे तो 20 क्वेश्चंस तो होंगी। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, बाय बाय, कीप लर्निंग।